हेलो बच्चों, आज हम करेंगे हीटिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। तो हीटिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट क्या होता है? जब हम किसी भी सर्किट के अंदर से करंट पास करते हैं तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। तो इस फिनोमिना को कहते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर जूल्स हीटिंग इफ़ेक्ट। तो ये हीट प्रोड्यूस होने का करंट के कारण क्या कारण होता है, कॉज क्या होता है, वो अब हम देखेंगे। जब भी हम सेल लगाते हैं किसी भी कंडक्टर के साथ, ये जैसे हमने कंडक्टर या रेजिस्टर लिया है, इसके साथ हमने सेल लगाया है। सेल के कारण जो है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ दौड़ने शुरू हो जाते हैं, और जब वो भागते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ तो वो कोलाइड करते हैं। किसके साथ कोलाइड करेंगे? मेटल के आयंस के साथ कोलाइड करेंगे। मेटल के आयंस कहाँ से आए? रजिस्टर जो है, यहाँ पर जो भी कंडक्टर है वो मेटल का बना हुआ होगा, उसके आयंस होंगे, वो उसके साथ कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद जो है वो मेटल आयंस क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे, मतलब वो हिल रहे हैं, तो इसका मतलब उसको वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अगर उसके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई तो वो किस में चेंज हो जाएगी? हीट में चेंज हो जाएगी। इस कारण से हमारी जो है करंट पास करने के कारण हीट बनती है। अब जो हीट का फॉर्मूला है वो है हमारा V इंटू आई इंटू टी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। I मीन्स करंट और T मीन्स टाइम। तो VIT, इसको हम I²RT भी लिख सकते हैं और इसको हम V²/R इंटू टी भी लिख सकते हैं। ये तो हमने जूल्स में बात कर ली, जो SI यूनिट ऑफ हीट है। अब हम अगर इसको कैलोरीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैलोरीज़ में हम इसको 4.18 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमारी जो हीट है वो किस में चेंज हो जाएगी? हीट जो है वो कैलोरीज़ में चेंज हो जाएगी। अब ये देखिए, इसका फॉर्मूला हीट का निकालने के लिए, हीट जो है वो I² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब हमने R को कांस्टेंट लिया है, क्योंकि R चेंज करते रहेंगे तो I भी चेंज होता रहेगा। तो H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R कब? जब I कांस्टेंट होता है, और इन्वर्सली कब होता है? जब V कांस्टेंट होता है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना ज़्यादा टाइम के लिए हम करंट पास करेंगे उतना ज़्यादा ही हमारी हीट प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ से हम फार्मूला निकाल सकते हैं। अब है हमारा इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है हमारा पावर। पावर इज़ वर्क अपॉन टाइम। जहाँ रेट आ जाता है तो अपॉन में टाइम आ जाता है। वर्क अपॉन टाइम इज़ इक्वल टू आपका पावर आ गया। P इज़ इक्वल टू W/T। अब W/T पावर का एक और फार्मूला है W/T के अलावा, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। I²R भी होता है और V²/R भी होता है। पावर के SI यूनिट होते हैं वॉट। 1 वॉट होगा। जब 1 जूल का काम 1 सेकंड में किया जाएगा तो वो जो है उसकी पावर, इस चीज़ की पावर जो है वो 1 वॉट होगी। 1 किलोवाट जो है वो 1000 वॉट के बराबर होता है। और एक और ही यूनिट होती है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी वो होती है किलोवाट आर। तो 1 किलोवाट आर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के इक्वल होता है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो करेंगे पावर कंज्यूम्ड बाय सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस इफ़ 3 बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़। अब हमने 3 बल्ब्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है। पहले वाले की पावर P1, दूसरे वाले की पावर P2 और तीसरे वाले की पावर जो है वो P3 है। तीनों की वोल्टेज जो है वो सेम है, वो सेम रेटिंग्स पर है, मतलब इसकी भी सेम V है, इस वाले की भी सेम वोल्टेज है और इस वाले की भी सेम वोल्टेज है। तीनों बल्ब जो है वो सेम वोल्टेज पर काम कर रहे हैं। और आपको पता है जब सेम वोल्टेज होती है तो हम फार्मूला पावर का लेते हैं V²/R। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं R1। V²/P1 ये हमारा पहले वाले का रेजिस्टेंस है। सिमिलरली दूसरे वाले का रेजिस्टेंस होगा R2 इज़ इक्वल टू V²/P2 और R3 का होगा V²/R3 P3। तो टोटल रेजिस्टेंस जब हम सीरीज़ में लेते हैं, आपको पता है सीरीज़ में रेजिस्टेंस R1 + R2 + R3। हमने R1 की वैल्यू निकाल रखी है, R2 की भी वैल्यू निकाल रखी है और R3 की भी वैल्यू निकाल रखी है। हम V लेंगे कॉमन और दोनों साइड पे भी कट कर देंगे। तो 1/P इज़ इक्वल टू 1/P1 + 1/P2 + 1/P3। ये सीरीज़ में पावर जो है इन्वर्स होके ऐड हो जाती हैं, तो ये हमने ध्यान रखना है। हमने एक और बात ध्यान रखनी है, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी। तो मोर द रेजिस्टेंस मोर विल बी द ब्राइटनेस। और जिसका वोल्टेज लो होगा, मतलब पावर लो होगी, उसका रेजिस्टेंस जो होगा, आप यहाँ देख रहे हैं पावर और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पावर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ब्राइटनेस क्या होगी? ज़्यादा होगी।
अगला जो हमने करना है एफिशिएंसी ऑफ द सोर्स ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का सोर्स आपको पता है क्या होता है, ईएमएफ का सोर्स होता है सेल। सेल जो हमारे को देखो एफिशिएंसी का जो जनरल फार्मूला होता है वो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो यहाँ पर हम पावर की एफिशिएंसी तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर हो जाएगी। जो आपकी इनपुट पावर होती है वो ईएमएफ इंटू आई, मतलब वी वोल्टेज इंटू करंट वैसे फार्मूला होता है। तो इनपुट के लिए हम क्या लेंगे, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की जगह ईएमएफ लेंगे, ईएमएफ इंटू आई, और आउटपुट हमें मिलेगी वी इंटू आई। आई से आई कट गया तो वी बाई ई जो है हमारा एफिशिएंसी हो जाएगी। V इज़ इक्वल टू आई आर होता है, आप लोगों को पता है, और E इज़ इक्वल टू आई आर प्लस आर होता है। तो I से I कैंसिल हो जाएगा, एफिशिएंसी R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो दिस विल बी योर एफिशिएंसी। अब देखिए हमने इसमें मैक्सिमम पावर थ्योरम करनी है। मैक्सिमम पावर थ्योरम के लिए हमने एक सर्किट लगाई है, एक सेल के साथ एक रजिस्टर लगाया है। तो अगर हम इसमें टोटल करंट निकालना चाहें, जो करंट होता है वो किसके इक्वल होगा, EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। EMF हमने सेल का E माना है और रेजिस्टेंस है R प्लस R, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का स्मॉल r, और कैपिटल R आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो कि लगाना ज़रूरी होता है। तो पावर जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, I स्क्वायर R के इक्वल। आपने I की वैल्यू यहाँ पर पुट करी है, I हो जाएगा E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। आपको मैक्सिमम पावर निकालनी है, दिस इज़ मैक्सिमम पावर थ्योरम, तो आपको पावर मैक्सिमम निकालनी है। अगर आपको पावर मैक्सिमम निकालनी है तो आपका डिनोमिनेटर जो है वो मिनिमम होना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को मिनिमम करने के लिए हमने डिनोमिनेटर अलग से निकाल के रख लिया। फिर हमने डिनोमिनेटर को मिनिमम करना है, हमने डिनोमिनेटर खोल लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने क्या किया है, हमने वही जो हमने पहले भी किया था, प्लस 2rr इसको भी प्लस कर दिया और माइनस 2rr माइनस कर दिया। तो कटेगा तो वापस से वही वैल्यू आ जाएगी, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। हमने पहला, दूसरा और लास्ट वाले को इकट्ठा मिला के a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, r माइनस r का होल स्क्वायर, बाकी बचे ये दोनों प्लस 4rr लिख दिया। अब हमने वैसे पहले भी देखा था कि अगर हमको इसको मिनिमम करना है तो ये तो हम ज़ीरो कर नहीं सकते, तो हम किसको ज़ीरो कर देंगे, इसको ज़ीरो के इक्वल कर देंगे। तो कैपिटल R किसके इक्वल आ जाएगा, स्मॉल r के। तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है तब पावर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यही हमने पहले भी पढ़ा था कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा तब ही हमारा करंट मैक्सिमम होगा और तभी हमारी पावर भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये हमारी मैक्सिमम पावर थ्योरम है। अब है चार्जिंग ऑफ अ सेल, आप इसको बड़े ध्यान से देखना। चार्जिंग ऑफ द सेल में जो है आप सेल को करंट दे रहे हैं, तो जो करंट की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल है। जब आप डिस्चार्जिंग ऑफ सेल ले रहे हैं तो यहाँ से करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, मतलब पॉजिटिव जो आप नॉर्मली करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर की तरफ निकल रहा है। लेकिन अब जब चार्जिंग कर रहे हैं तो आप करंट दे रहे हैं सेल को, तो टुवर्ड्स दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल जाएगा। तो ये है हमारा चार्जिंग ऑफ द सेल एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल।